हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोग के पास लास्ट 6 मंथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के पास रखे जाएंगे। तो आज से वो सीरीज स्टार्ट होती है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी क्वेश्चंस बन चुके हैं। मतलब नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस बन चुके हैं और अभी मैं जस्ट लगभग 20 क्वेश्चंस टाइप भी कर चुका हूँ। तो इस तरह से क्या है कि ये 20 क्वेश्चन मतलब कोशिश करेंगे कि आज जो क्वेश्चंस टाइप हो चुके हैं वो पूरे क्वेश्चन आप लोग के बीच में डिस्कस कर दिया जाए। तो चूंकि पहले हम लोग कुछ स्टार्ट में बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि हमारी ये करंट अफेयर की स्ट्रेटजी क्या होगी। अब मैं इसको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा करूंगा, ठीक है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरा टारगेट है कि डेली एवं 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से प्लस डिस्कस करना। किसी दिन ये क्वेश्चन 20 भी हो सकता है, किसी दिन ये क्वेश्चन 30 भी हो सकता है, ध्यान देंगे। तो अगर किसी दिन सपोज गैप मैं कर दिया, यानी आज 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, किसी दिन गैप कर दिया, तो अगले दिन मैं 30 क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। पहली चीज ध्यान देना है। अब दूसरी क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ सकती है कि कितने प्रश्न प्रैक्टिस कराए जाएंगे इस लास्ट 6 मंथ से, कितने प्रश्न। तो इस दूसरे क्वेश्चन का मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा कि देखिए ये लास्ट 6 मंथ की सीरीज है। अगर मुझको यहां से इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं 150 लेके आऊंगा, 200 मिलेंगे तो 200 लेके आऊंगा, 300 मिलेंगे तो 300 लेके आऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो रहें, ठीक है। तो कम से कम 200 क्वेश्चन रहेंगे, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चंस ध्यान देंगे, यूपी पीसीएस आयोग जो है, यानी जो यूपी आयोग है उससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो आरओ हो या अन्य जो भी एग्जाम हो, उन सबके लिए कारगर सिद्ध होगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। आगे मैं आता हूं अगली स्ट्रेटजी पे। तो अभी देखिए करंट अफेयर की ये वीडियोस चल रही हैं। तो अगर मैं 200 क्वेश्चन एवरेज मानता हूं और मैं मानता हूं कि मैं 15 ही कराऊंगा, ठीक है, 15 ही मान के चलता हूं, तो 15 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यानी आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 क्लास अगली करंट अफेयर की जो होगी उस क्लासेस में जो आपकी ये 6 मंथ सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं आपसे बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं करने वाला हूं, ठीक है। पहले आप लोग क्या करिए कि मैं कंटिन्यूटी के साथ मैं कोशिश करूंगा आज से पूरे एक वीक में कंटिन्यूटी के साथ वीडियो लेके आऊंगा। पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि सिंगल डे मैं ब्रेक ना करूं, सिंगल डे मतलब अपनी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। आप लोग को एक वादा करना होगा, आप लोग को वादा करना होगा कि अब से 1 हफ्ते बाद जज करिएगा, आज से मत जज करिए, 1 हफ्ते बाद। अगर ये प्रोग्राम आपको बेहतर लगे तो आपको बिना कहे अपने दोस्तों में शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि देखिए इस 6 मंथली सीरीज को जितनी आप प्यार देंगे, हम लोग अभी वादा किए हैं कि लास्ट में भी 6 मंथली सीरीज लेके आएंगे। तो अगर यहां सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लास्ट 6 मंथ की सीरीज आप समझ सकते हैं कि मेरा एग्जाम रहेगा, मेरा खुद का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स रहेगा, उस बीच में विदाउट मोटिवेशन कोई काम हो नहीं पाएगा। तो अगर ये सीरीज अच्छी नहीं गई, आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मोटिवेशन बनेगा नहीं, फिर समझना मतलब वो पढ़ाने का मजा नहीं आता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात आती है पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए पीडीएफ ये केवल उनके लिए है, ये पीडीएफ दी जाएगी, लेकिन केवल जो पेड ग्रुप है हम लोग का टेस्ट सीरीज का, ये पीडीएफ केवल वहां शेयर किया जाएगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। तो इस पीडीएफ, इसका एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज जो हम लोग का पेड ग्रुप है वहां शेयर किया जाएगा। तो यार प्लीज मतलब पीडीएफ के लिए तो जबरदस्ती मत करना, कोशिश करो यहीं से शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जो लोग नहीं ज्वाइन किया, जो लोग ज्वाइन किया वो निश्चिंत रहे, उनको पीडीएफ ग्रुप पे दिया जाएगा। आप लोग बस बेहतरीन सुनते चलें। मैं साइड में इसलिए देखिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया हूँ, इस बार साइड में जगह छोड़ दिया, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा उसको मिटाऊंगा नहीं, आप लोग के लिए वो बचा रहेगा, तो ग्रुप पे उन लोग को काम आ जाएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं क्या, चलिए जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है, लिथियम का, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर देते होंगे, यूपी पीसीएस देते होंगे, उनको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है चिली में, बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सी कह रहा है अर्जेंटीना में और डी कह रहा है चीन में। आपको बताना है कि भैया कहां पाया जाता है, चिली में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है या चीन में पाया जाता है। पहले मैं सीधा आंसर जाऊं, आप लोग इसका आंसर अगर देख रहे हैं तो देते चलिए और मुझको बताइए कि आज के सीरीज में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल परेशान हुए बिना। तो देखिए जो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वो चिली में पाया जाता है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है, चिली में पाया जाता है। अब बात करते हैं चिली क्या है। तो चिली हम सबको पता है कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, पहली बात ध्यान देंगे। चिली क्या है, तो चिली दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है। आगे हम थोड़ा ध्यान देंगे
चिली क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश है। अच्छा, अब बताते हैं कि चिली के बाद, ध्यान देंगे, चिली के बाद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, लिखते जाएंगे आप लोग, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जो लोग टेस्ट ज्वाइन किया लोग नोट्स ना बनाए, बिल्कुल क्लियर सुने बोलो। ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे है अर्जेंटीना, ठीक है, चिली के बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उसके बाद चीन। इन जगहों पे क्या है कि जो लिथियम है उसके भंडार पाए जाते हैं इन जगहों पे। यहां पे मैं लिख देता हूं लिथियम भंडार, ये लिथियम भंडार का क्रम है। लिथियम भंडार का ये क्या हो गया? क्रम हो गया। तो यानी अगर ऑर्डर आपको करने के लिए क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग ऑर्डर आसानी से कर लेंगे। पहले पे चिली, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे अर्जेंटीना और चौथे पे चीन। तो ये आपका अगला इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट हो गया। देखिए, जहां पे स्कोप रहेगा मैं वहां पे समझाऊंगा, जहां पे वन वर्ड्स में क्वेश्चंस रहेंगे वहां वन वर्ड्स में भी रखे गए हैं क्वेश्चंस, समझाने वाले भी क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। अब ये नहीं कि अगले दिन आपको वन वर्ड्स में क्वेश्चंस मिले तो कहीं यार इस बार समझाए नहीं, यार क्वेश्चंस के हिसाब से पूरी डील किया जाएगा, ठीक है। आगे एक चीज ध्यान देंगे, मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, नोट। लिथियम के बारे में एक चीज ध्यान देंगे कि लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, ध्यान देंगे, जो लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल, लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होता है कि इसका ज्यादा होता है। लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? बैटरी में करते हैं, बैटरी में। आप जो लोग आरओ का एग्जाम दिए होंगे 2016 वाला, वो लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, उनके एग्जाम में आया हुआ था। आरओ 2016 में सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, यूपी आरओ में, ठीक है। तो चूंकि लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अधिक होता है, यही रीजन है कि इसकी बैटरी में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार ड्रोन की मदद से देश का डिजिटल नक्शा बनाने जा रहा है। यानी इसके पहले देश का डिजिटल नक्शा नहीं बना था, पहली बार सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि देश का डिजिटल नक्शा बनाने जा रही है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि भारत का अधिकांश लिथियम चीन से आयात होता है, ठीक है। यानी भारत जो अपने लिथियम का जो आयात करता है वो मैक्सिमम चीन से करता है। तो ध्यान देंगे कि भंडार सबसे ज्यादा कहां पे है? चिली पे है। चौथे नंबर में चीन का भंडार है, लेकिन भारत लिथियम का आयात कहां से कर रहा है चीन से होता है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये बताना है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर पे जाएं तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक, कि सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि पहली बार ड्रोन की मदद से भारत का डिजिटल नक्शा बनाने जा रही है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे आए, कह रहा कि भारत का अधिकांश लिथियम चीन से आयात होता है, तो ध्यान देंगे लेकिन नहीं, ये भी सही है। भारत का अधिकांश लिथियम चीन से ही आयात होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। भारत का अधिकांश लिथियम चीन से ही आयात होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार भारत का जो है कि ड्रोन की मदद से डिजिटल नक्शा तैयार कर रही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि भारत अपना अधिकांश लिथियम क्या करता है? चीन से आयात करता है। भंडार भले चिली में है, आयात हम चीन से करते हैं, चीन हमारे नजदीक है, तो ट्रेड हमारा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार यूपीपीसीएस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियां, अभी हाल ही में इनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है और इनके क्रियान्वयन पे भी क्या है कि दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसी दिशा निर्देश के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। जो बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनीज है जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह, कह रहा है कि नई परिभाषा के तहत 50 लाख या इससे ज्यादा यूजर वाली कंपनियों को, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि जो 25 लाख से कम यूजर वाली कंपनियां हैं, ठीक है, 25 लाख से कम यूजर वाली कंपनियां, उनको इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है कि नई परिभाषा कहती है कि जिनके पास 15 लाख या इससे अधिक
15 लाख या इससे ज़्यादा यूजर हैं उनको क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, ठीक है, ये माना जाएगा। ठीक, लेकिन सेकेंड परिभाषा ये कहती है कि जिनके पास 15 लाख, ठीक है, जिनके पास, सेकेंड परिभाषा क्या कहती है कि वो इंटरनेट मीडिया जो बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियां हैं, वो कंपनियां जिनके पास इससे कम यूजर है, यानी 50 लाख से कम यूजर है, 50 लाख माइनस कर देते हैं, इससे कम यूजर है, उनको क्या माना जाएगा? तो इससे कम यूजर वाली कंपनियों को इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी माना जाएगा, इंटरमीडियरी माना जाएगा। अब थोड़ा सा सेकेंड ऑप्शन को फोकस करिए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है भैया 25 लाख से कम। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? 25 लाख से कम होना चाहिए। लेकिन सही आंसर क्या कह रहा है कि 50 लाख से कम जैसे यूजर्स हैं वैसे आप किस परिभाषा में आ जाएंगे? इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी परिभाषा में। यानी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? परिभाषा की जो आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही में क्या देखेंगे? नीट 2.0 की घोषणा की गई है और क्वेश्चन यही बना दिया गया है कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, अभी 2021 में क्या किया गया है? 2021 चला ना, 2021 में नीट 2.0 की घोषणा की गई है। नीट 2.0 की घोषणा की गई है। अब ध्यान देंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में, अच्छा यहीं पे मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, अभी इसको थोड़ा समझिए। अच्छा यहां पे आ जाता हूं मैं, देखिए यहां पे एक चीज मैं और बता देता हूं, मुझे याद आ गया है। कुछ और भी गाइडलाइंस दिए गए, कुछ और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो इंटरनेट मीडिया कंपनियां हैं। कहा गया है कि इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। जो आजकल हम लोग देखेंगे कि चाहे वो सेक्सुअल्स हो या फिर मतलब समाज में कुरीतियां, मतलब थोड़ा सा द्वंद टाइप का जो समाज भारतीय विविधता है उसको झकझोरने वाली जो हम लोग कह सकते हैं पोस्ट है, ऐसी चीजों के लिए गाइडलाइन दिया गया जो आपत्तिजनक सामग्रियां हैं, चाहे वो फेक न्यूज, जैसे अभी रिसेंट में नोएडा का केस आपको याद होगा। ठीक है, तो एक गाइडलाइन बनाई गई है कि सरकार जब बोले कि भैया ये फेक न्यूज है और प्रूफ देगी, या सीधी सी बात है जब सरकार ये कहेगी ये फेक न्यूज है, तो कंपनियों को कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं कि उस कंटेंट को आप कब तक हटा देंगे। ठीक है, उस कंटेंट को आपको कब तक हटाना है इस सिलसिले में। तो ध्यान देंगे, इंटरनेट पर किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए दिशा निर्देश, सरकार के दिशा निर्देश के तहत क्या है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों को सरकार या अदालत के निर्देश के बाद, ध्यान देंगे, केवल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट या हो गया, गवर्नमेंट हो गया और भारत की जुडिशरी हो गई। ठीक है, भारत की जुडिशरी हो गई, तो जुडिशरी और गवर्नमेंट इन दोनों के निर्देश के बाद आपत्तिजनक कंटेंट को आपको 36 आवर के अंदर, 36 घंटे के अंदर आपको हटा देना होगा। 36 घंटे का टाइम है। साथ ही अगर, ठीक है, अगर क्या है कि हटाने के लिए बोला जा रहा है लेकिन उस कंटेंट में कुछ क्या है कि कुछ नग्नता है, ठीक है, कुछ नग्नता है अगर कंटेंट में, तो फिर उसको आपको 24 घंटे के अंदर ही हटाना पड़ेगा। ध्यान देंगे, दिशा निर्देश आपको सेम दिया जा रहा है, अगर नग्नता नहीं है तो 36 घंटे का टाइम है, और अगर कंटेंट में नग्नता है तो आपको 24 घंटे के अंदर इंटरनेट जो कंपनियां हैं उनको हटाना ही पड़ेगा उस कंटेंट को। तो ये एक दिशा निर्देश है। 24 और 36 घंटे में एक द्वंद है, तो यहां से क्वेश्चंस बन के आ सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो मैं ये देखिए, जो पेड ग्रुप्स में ज्वाइन है उन लोग को मैं जो लिखा हुआ चीज है वो सीधा सेंड कर दूंगा, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। इसके लिए मैं मैक्सिमम लिख दे रहा हूं। अब देखिए क्या है, ये हम लोग को पता चल गया कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा में, दूसरे संस्करण की घोषणा में बता दिया। अभी रिसेंट में क्या गया है, नीट का कुछ लोग फुल फॉर्म देना चाहेंगे, आइए मैं बता देता हूं। देखिए नीट का फुल फॉर्म मैं लिखता हूं यहां पे, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो ये नीट का फुल फॉर्म हो गया। अब ध्यान देंगे, नीट के पहले संस्करण की घोषणा की गई थी वर्ष 2019 में की गई थी। किसने की थी? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने की थी। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद कहते हैं हम लोग नीट को। ठीक है, तो इसकी पहले संस्करण की घोषणा 2019 में हुई थी और दूसरे संस्करण की घोषणा अभी की गई है। तो नीट 2.0 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अभिनव शुरुआत करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे।
ध्यान देंगे यहाँ पे कि लाखों विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकसित करने में सहायता करती है। बेसिकली क्या है कि स्किल डेवलपमेंट से लेके मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है स्किल डेवलपमेंट से लेके, तो आप लोग नीट को जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट इसलिए आप लोग नीट को लिख सकते हैं क्योंकि बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है रिसेंट की, हम लोग कह सकते हैं जैसे अभी 4.0 आ रहा है, IR 4.0, तो जो वर्तमान की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप कौशल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बेरोजगारी क्या है, देखिए सपोज क्या है कि बेरोजगारी भी कई टाइप की है। सपोज कि आपके पास स्किल है लेकिन वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप स्किल नहीं है, तो भी आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो नीट के तहत कोशिश की जा रही है कि विद्यार्थियों के जो वर्तमान की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप कौशल को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो आइए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कैच द रेन अभियान चलाया गया है। अभियान का नाम ध्यान देंगे, कैच द रेन अभियान। मैं यहां पे कैच द रेन अभियान लिख देता हूं, कैच द रेन, रेन को कैच करो, पकड़ो, ठीक है। ये किस चीज से संबंधित है, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है भैया ये जल संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि यह जल संरक्षण से संबंधित है, ध्यान देंगे, जल संरक्षण से संबंधित है। तो जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया गया। यह किस समयांतराल के लिए चलाया गया है, टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड क्या बताना है, जिस समयांतराल के बीच में चलाया गया है, जिस समयांतराल के लिए चलाया गया है, ठीक है। अच्छा, जल संरक्षण बेसिकली कैच द रेन में क्या किया जा रहा है कि सपोज कि बारिश हो रही है तो रेनफॉल को क्या किया जाएगा कि सहेजा जाएगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी से पता चला कि जल संरक्षण का प्रोग्राम है। इसकी टाइम पीरियड है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021, ये इसका टाइम पीरियड है, 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है। आते हैं हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन पे। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 आइज गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है और उसका नाम है 5 आइज, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो गठबंधन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ध्यान देंगे, जो 5 आइज है नाम से ही पता चला कि इसमें पांच प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये खुफिया नेटवर्क की एक हम लोग कह सकते हैं, आई से ही पता चला है, तिरछी आंख टाइप की, कुछ खुफिया टाइप की, ठीक है। तो ये 5 प्रभावशाली देशों यानी 5 कंट्रीज के खुफिया नेटवर्क है, ठीक है। उसमें पहला नेटवर्क का नाम है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल शामिल है। ब्रिटेन शामिल है तो बिल्कुल शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है। कनाडा शामिल है तो बिल्कुल कनाडा भी शामिल है। न्यूजीलैंड शामिल है तो बिल्कुल न्यूजीलैंड भी शामिल है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की देखिए टाइपिंग गलती हो चुकी है। अब देखिए इसमें 4 के चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। एक आधी जापान उपान रख दिया होता तो शायद एक सही आंसर इसका मिल गया होता, तो इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं मिलता, ठीक है। इसका जापान या कुछ ऐसा ऑप्शन रख देना चाहिए था, टीम से गलती हो गई है। तो 4 तो यहीं पे मिल गए भैया। 5वां कौन ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो 5वां वो है सब लोग शामिल हैं, तो भैया ये क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, तो 5वां अमेरिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये 5 आइज में शामिल है। ध्यान देंगे 5 आइज में कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान, अमेरिका। आते हैं हम लोग यहीं से 9 आइज समझते हैं। 9 आइज क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा है। एक मिनट मैं इसको अरेंज कर देता हूँ कि आप लोग को देना भी है इसको, ठीक है। मैं 5th यहाँ पे ले देता हूँ कि 5th क्या हो गया, 5th अमेरिका हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे अलग कलर ले लेता हूँ, 9 आइज कर देता हूँ। 5 आइज आप लोग समझ गए, अब मैं 9 आइज कर देता हूँ। अच्छा, 5 आंख में कौन कौन से शामिल है आपको पता चल गया, 5 आंख में कौन कौन से शामिल है पता चल गया। अब जो 9 आइज में शेष 4 उनका नाम लिख देते हैं। तो 6वीं आंख हो गई फ्रांस, 7वीं आंख हो गई नॉर्वे, 8वीं आंख हो गई नीदरलैंड, और 9वीं आंख हो गई आपकी डेनमार्क। ये 9 आइज में शामिल है, ठीक है। तो ये 5 + 4 यानी ये हो गए आपके 9 आइज। तो ये 9 आइज हो गए। अब बता दिए कि इनकी एम क्या है, ठीक है। अब ये 5 आइज या 9 आइज जो है इनका एम क्या है, आइए हम लोग इसका एम देख लेते हैं। एम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कलर कर लेते हैं। चलिए ये कलर कर लेते हैं, इनका एम देखते हैं, इनका उद्देश्य क्या है 5 आइज का, इन खुफिया संगठनों का, ये देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोग पेन कौन से पकड़ लें, सारी पेन तो यूज ही कर लिए, चलिए इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है कि चीन,
उत्तरी कोरिया और रूस। बेसिकली ये तीनों क्या हैं? साम्यवादी कंट्रीज हैं। चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, ये तीनों क्या है? साम्यवादी कंट्रीज हैं। इनके ऊपर क्या रखना है? नजर रखना है। इनका टारगेट यही है। और किसी को भी कोई खुफिया जानकारी मिलती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड हो, डेनमार्क हो, वो लोग आपस में इसको साझा करेंगे। इन तीन साम्यवादी देशों से रिलेटेड कोई भी जानकारी, अगर कोई भी खुफिया जानकारी अगर मिलती है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उइगर मुस्लिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। ठीक, कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है। पहली बात कर रहा है, उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है। यहां पे तुर्क को गोला कर दीजिए। सेकंड कर रहा है, उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के सिंजियांग क्षेत्र में है। चीन के सिंजियांग क्षेत्र में है। तो एक फैक्ट यहां पे है कि यह है क्या? तुर्क जातीय समूह है उइगर। और दूसरा क्या है कि इनकी मैक्सिमम जो आबादी है वो चीन के सिंजियांग क्षेत्र में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? यहाँ पे निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लिखा है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता है कि वहां पे क्या लिखा है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वेस्ट बैंक है वो इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। और दूसरा कह रहा है जो गाजा पट्टी है वो इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। तो यानी दोनों में इजराइल तो कॉमन है, चाहे वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा पट्टी हो। बताना है जॉर्डन और मिस्र में ही समस्या है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक क्या है? इजराइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। बिल्कुल सही है, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य ही अवस्थित है। ध्यान देंगे कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक यहां पे लिख देते हैं, वेस्ट बैंक, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देंगे यहां पे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन आपको कि राम, इसी का यही बता दें मैं कि जो वेस्ट बैंक है इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है रामल्लाह। ठीक है, रामल्लाह। ठीक है, इसका नाम क्या है? रामल्लाह है। अच्छा, अब ये ध्यान देंगे कि ये क्या है कि रामल्लाह जो है यही फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी भी है। रामल्लाह ही क्या है? फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रशासनिक राजधानी है। किसकी? फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी, फिलिस्तीन की यही प्रशासनिक राजधानी है। इस चीज को ध्यान देंगे, फिलिस्तीन की क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। सेकंड है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी कह रहा है कि इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। तो ध्यान देंगे गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है। इजराइल ने वर्ष 1967 में, यहां पे ध्यान देना है, इजराइल ने वर्ष 1967 में गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया था। ठीक है, अधिग्रहण किया था। तो ये जो बेसिक्स जानकारी थी वो आपको मिल गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर गोलन हाइट्स पे ही है, क्योंकि अभी पूरी लड़ाई चली है इसलिए वहां से क्वेश्चन बना दिए गए हैं। गोलन हाइट्स पे ही है। कह रहा है गोलन हाइट्स के बारे में कुछ कथन दिए गए, बताओ क्या सही है। पहला कथन कह रहा है कि इजराइल ने 1967 का जो वार हुआ था जिसमें गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया था इजराइल ने मिस्र से, तो 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था गोलन हाइट्स को। तो ध्यान देंगे बिल्कुल सही बात है कि गोलन हाइट्स को क्या है कि सीरिया से छीना गया था। बिल्कुल सही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गोलन हाइट्स, और भी जो इससे रिलेटेड जानकारी है उसको बता दूंगा। गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स। अच्छा देखिए, गोलन हाइट्स में क्या है कि बेसिकली इसको 1967 में क्या है, इजराइल ने किससे छीना था? सीरिया से छीना था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि इसकी जो मॉनिटरिंग UNDOF द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है कि इसको जो मॉनिटरिंग है ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन DOF। ठीक है, UNDOF द्वारा की जाती है। बेसिकली गोलन हाइट क्या है कि यह एक असैन्य क्षेत्र है। ध्यान देंगे,
गोलन हाइट क्या है, ये वर्तमान में एक असैन्य क्षेत्र है और इसकी यानी यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं रहेगी, ना ही सीरिया की ना ही इजराइल की। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो इसकी मॉनिटरिंग करेगा यूएनडीओएफ, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है वो करेगी। तो सीरिया, यूएनडीओएफ और असैन्य क्षेत्र, ये गोलन हाइट्स के बारे में याद रखना है। 1967 के बारे में इजराइल ने इसको अपने कैप्चर में ले लिया था। 10th नंबर क्वेश्चन आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केमन आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे वित्तीय कार्यवाही रखा गया है। अच्छा, हाल ही में इसे वित्तीय कार्यवाही रखा गया है कार्यबल एफएटीएफ ने। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा गलत रखा गया है। हाल ही में क्या हुआ कि एफएटीएफ ने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। किसको? केमन आइलैंड को। केमन आइलैंड को अभी हाल ही में क्या किया है, एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन, किस आइलैंड को एफएटीएफ ने अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाला है? तो केमन आइलैंड को डाला है, याद रखेंगे, केमन आइलैंड को, केमन आइलैंड को डाला है। अच्छा, केमन आइलैंड को किसने डाला है? एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है। इस चीज को ध्यान देंगे। आगे हम लोग आते हैं, कह रहा है कि केमन आइलैंड भारत को प्राप्त होने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ठीक है, जो भारत को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मिलता है उसमें कह रहे हैं सबसे जो बड़े स्रोत है उनमें से एक है। तो बिल्कुल सही है, जो भारत को प्राप्त होने वाला विदेशी यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उन देशों में से ये एक है जो सर्वाधिक जिनसे सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अभी भी ग्रे लिस्ट में मौजूद देशों को हम लोग देख लेते हैं जिनको एफएटीएफ ने डाला हुआ है। ठीक, तो इनमें हमारा बगल गिर है, अभी वो मांग कर रहा है भारत को भी डाल दिया जाए। ठीक है, पाक। सेकंड, बुर्किना फासो, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। थर्ड, अफ्रीकी कंट्री है, मोरक्को को भी डाला गया है। और एक और द्वीप है, उसका नाम है सेनेगल द्वीप, इसको भी डाला गया है, सेनेगल द्वीप को भी डाला गया है। तो इन सबको डाल दिया गया है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्वेज नहर को कब निर्मित किया गया? 11वें नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर को कब निर्मित किया गया? 1769, 1869, 1759, 1859। तो बताइए स्वेज नहर को कब निर्मित किया गया? तो बी ऑप्शन सही है, 1869 में इसको निर्मित किया गया। यह जो नहर है, ध्यान देंगे, पहले इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र ने नहीं किया था, लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो 1956 में मिस्र ने क्या किया था कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में हुआ है, 1956 में। ठीक है, कल को अगर पूछ दे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान देंगे 193 किलोमीटर। ठीक है, अभी एवरग्रीन जहाज यहां पे फंस गई थी तो ये चर्चा में आया था। नेक्स्ट है हल्दीबाड़ी चिल घाटी रेल रूट का संबंध भारत और किस देश के बीच में है? तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो हल्दीबाड़ी चिल घाटी रेल रूट किस देश के बीच में आपको बताना है? तो यानी कि बांग्लादेश का है, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यह रूट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, अभी क्या किया गया है कि इस रूट पे एक एक्सप्रेसवे चलाने का भारत और बांग्लादेश ने क्या किया है, डिसीजन लिया, इसलिए न्यूज में आया है। बेसिकली आपको हल्दीबाड़ी भारत में, चिलघाटी उधर है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है जो क्वाड है, क्वाड में कौन से देश शामिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे, क्वाड जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं, मैं लिख देता हूं। क्वाड को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं, सुरक्षा संवाद कहते हैं। तो इस चतुर्भुज सुरक्षा संवाद में भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया को चीन ने धमका करके थोड़ा बाहर कर देता है, लेकिन फिर औपचारिक रूप से इसने घोषणा कर दी आने की और शामिल भी है। तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। तो अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें हम लोग पता है कि अमेरिका है, तो ये आंसर नहीं होगा।
ऑस्ट्रेलिया है, ये नहीं होगा। जापान भी है, ये नहीं होगा। न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड की जगह पे क्या होगा? भारत होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौता किसके साथ किया है? इराक के साथ नहीं, यूएई के साथ नहीं, ईरान के साथ हाँ, सऊदी अरब के साथ नहीं। तो हाल ही में भारत ने 25 वर्षीय जो रणनीतिक सहयोग समझौता किया है वो ईरान के साथ किया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर किस देश में गुलाब अभियान चलाएगा? किस देश में? तुमको पता है कि अभी एग्रीकल्चर बिल के खिलाफ कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में जो हमारे प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीय संगठन के एक समूह है जिसका नाम है GIPD। प्रवासी भारतीय संगठन का समूह है जिसका नाम है GIPD। GIPD मतलब ग्लोबल, मैं देख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं, द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा। ये क्या है कि जो प्रवासी भारतीय संगठन का ये एक समूह है GIPD, और इस GIPD ने, ठीक है, वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर अमेरिका में गुलाब अभियान चलाया था। ठीक है, अमेरिका में गुलाब अभियान चलाया था किसके समर्थन में? जो हमारे किसान कह सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में। तो अमेरिका इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की, सोचिए मिल जाए तो कितना मजा आ जाए, 3000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट इतना रुपया सोचिए परियोजना में झोंकती है। आप सोचिए अगर कोई IAS अधिकारी और कोई इंजीनियर अगर इसको मार दे 1% रुपया भी, तो फिर मतलब मेरा मानना है कि फिर उसको नौकरी नहीं करना पड़ेगा, केवल 1% मार दे। ठीक है, तो सोचिए कि लोग मारते ही होंगे, झूठ में 2000, 10,000, 5,000 करोड़ का घोटाला नहीं हो जाता है। इतनी बड़ी परियोजनाओं में 1% रुपया सोचिए कितना बड़ा हो जा रहा है। 100 में 100 करोड़ होता तो 1000 हो जाता, सॉरी 1 करोड़ हो जाता, ये तो 3000 है, मतलब निकल भी नहीं पाएगा, सीसट इतना कमजोर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो अभी हाल ही में पारादीप बंदरगाह को डेवलप करने के लिए ऐसा 3000 करोड़ रुपए की परियोजना केंद्र सरकार ने दी है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के किस पहल के तहत विशेष रूप से संकट और कमजोर परिस्थितियों में पल रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, कहाँ चल रहे भाई, के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 28 राज्यों में 41,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बेसिकली इसको मेंस में आप लोग यूज करिए, मेंस में यूज करिए, क्योंकि देखिए ये जो पहल है केंद्र सरकार ने, किस पहल के तहत क्या है, एक पहल चलाई है केंद्र सरकार ने जिसके तहत क्या कर रही है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में 41,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित कर रही है। क्यों? ताकि जो वो बच्चे जो मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधित चैलेंज से वो जूझ रहे हैं, यानी जिनकी कमजोर परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके लिए इनको ट्रेंड कर रही है। तो सोचिए ना, बच्चे क्या है कि भारत के लिए ये हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स हैं। अगर यही कमजोर हो जाएंगे तो आने वाले ड्यूरेशन में आप कैसे सॉफ्ट वॉर बनेंगे? आने वाले समय में सोचिए कि कौन जाके बॉर्डर पे लड़ाई करेगा। ठीक है, तो यानी अगर आपकी अगली पीढ़ी ही लाचार पैदा होगी, मानसिक रूप से कमजोर रहेगी, तो भारत के लिए भी चैलेंज है। ठीक है, तो जो खास तौर पे वे बच्चे जो विशेष रूप से संकट और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे हैं और उनके मानसिक सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने एक पहल लॉन्च की है और कोशिश कर रही है कि उस पहल के तहत, ध्यान देंगे, कोशिश कर रही है कि उस पहल के तहत इन बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उस पहल का नाम बताना है, उस पहल का नाम है संवाद पहल। बातचीत करके आप किसी की भी समस्या को दूर कर सकते हैं। और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें भी यही पूछा है हिडन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत ने 2007 में अंटार्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। भारत ने 2007 में अंटार्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमाद्री भारत का पहला अस्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशनों में है जो नॉर्वे में स्थित है। ध्यान देना है, स्टेटमेंट एक कह रहा है कि भारत ने 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, आर्कटिक में। तो ध्यान देंगे ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत ने जो अपना पहला
आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था, ये सही है। 2018 जो 8 है, सॉरी 2008 में भारत ने दूसरा अभियान शुरू किया था आर्कटिक में, तो 2007 में पहला शुरू किया था, ये बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमाद्री भारत का पहला अस्थाई आर्कटिक, ध्यान देंगे, अस्थाई आर्कटिक अनुसंधान स्टेशनों में से है, पहला अस्थाई, तो हिमाद्री भारत का पहला अस्थाई आर्कटिक अनुसंधान स्टेशनों में से है, ये सही है। और ध्यान देंगे, कह रहा है ये नॉर्वे में स्थित है, तो बिल्कुल सही है, नॉर्वे में ही स्थित है, लेकिन नॉर्वे में एक जगह है और उस जगह का मैं नाम लिख देता हूं, स्पिट्सबर्गेन, ये जगह है, ठीक है, यहीं पे है, ये यहां की एक जगह है, वहां पे नाम है स्वालबार्ड, इसी के पास है एक जगह है स्पिट्सबर्गेन, ठीक है। अब ये मतलब बुक्स में यही मिला, हो सकता है भैया ये नॉर्वे का राज्य हो और ये उसका जिला हो, जो भी हो, मतलब क्या ही मतलब है, आप लोग को बस ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए, स्पिट्सबर्गेन और स्वालबार्ड। हालांकि बेसिकली ये भी नहीं आएगा, नॉर्वे ही पूछेगा, ठीक है, ना ही पेपर में आपके स्पिट्सबर्गेन आएगा, ना ही स्वालबार्ड आएगा, सीधा नॉर्वे आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन में भी नॉर्वे लिखा है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट में बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बनेंगे, पहले मेरी कोशिश होगी कि पूरा एक हफ्ते इस वीडियोस को लेके आए। अभी जो ये पीडीएफ तैयार हुई है, ध्यान देंगे, ये पीडीएफ बहुत यूजफुल है। मैं क्या करूंगा, इसको जो टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, और जो दोस्त टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो हमको 9711143850 43850 इस नंबर पे क्या करिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए, ठीक है। इस नंबर पे अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देंगे तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको दे दी जाएगी। तो जिन दोस्तों को टेस्ट सीरीज से यूपीपीसीएस से जुड़ना है वो इस टेस्ट सीरीज से मतलब इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम करने का। देखिए आप लोग को भी समझना पड़ेगा, इस ड्यूरेशन में यूपीएससी हिंदी मतलब हम लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम लोग भी अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, तो जायज़ बात यार कि अपने पास भी एग्जाम नजदीक आ रहा, तो टाइम मैनेजमेंट के चैलेंज है। आपको खुद के लिए बस काम निकालना है, हम लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस के जो हमारे सब बच्चे, सबको बैलेंस करना है, सबके लिए टाइम निकालना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। इस बीच में गौरव सर की इंटरव्यू है, उनको भी प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग, तो जाहिर बात है ना, सोचिए कि समय वही बचा है लेकिन वर्कलोड बढ़ गया हम लोग को। तो आप लोग व्हाट्सएप पे टेलीग्राम मैसेज कर देंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। फोन करने पे चांस रहता है कि फोन ना उठे, देखिए मैं एकदम इस चीज को कबूल कर रहा हूँ कि फोन शायद ही उठे या बहुत देर बाद हम लोग कॉल बैक करें। तो आप लोग व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करेंगे तो जरूर जवाब मिलेगा, आप लोग को भी बेकार नहीं लगेगा, हम लोग को भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।